हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। आई एम रुद्र, योर नीट वैल्यू एक्सपर्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। आपके पास अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, सिर्फ 5 महीने हैं। इन 5 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं कि जिसने इस 5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, जिसने अपने आप को स्टैंड कर लिया, उसका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने नहीं कर पाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यही मेन 5 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं करता है। इसके बाद जिसने पढ़ाई कर ली उसका सिलेक्शन होना पक्का होता है। इसके बाद जिसने पढ़ाई नहीं की, जो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाया, क्योंकि जो दीपावली के बाद का वेकेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। इसमें सभी लोग अपने आप को रीस्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको रीस्टार्ट करना, अपने आप को अपनी पूरी मेहनत को झोंक देना है। जितना आपके पास ताकत है उतनी ताकत से आप लोग पढ़ाई करें। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से टेस्ट दें, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, आपका सिलेक्शन पक्का है। आज हम डिस्कस करने वाले ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया वन शॉर्ट लेक्चर में। उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसको लाइव लेक्चर में हम आज शाम को डिस्कस करने वाले हैं। शाम को आप लोग 7 बजे लाइव लेक्चर में आए। वहां पे हमने 20 साल के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के डिस्कस करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके स्टडी का। अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, पीवाई क्वेश्चन को लगा लिया, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट और चैप्टर दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ क्लियर हो जाएगा। जहां पे भी डाउट होगा सारी चीजें एक साथ डिस्कस हो जाएंगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा मेन पार्ट होता है कि हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये कैसे निकाला जाता है, किडनी कैसे फंक्शन करती है, CO2 को, जो हमारे अंदर कुछ CO2 भी बनते हैं, इस CO2 को भी बाहर निकाला जाता है इस स्क्रेटरी सिस्टम में। इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करें किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, इन सारी चीजों को आज हम 60 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए आपका बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर पे आते हैं। अगर हम बात करें कि ह्यूमन के अंदर या डिफरेंट एनिमल के अंदर कौन कौन से तरह के स्क्रेटरी से प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर जो मेनली स्क्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनते हैं। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, या फिर हमारा अमोनिया हो सकता है। तीन ही क्या होते हैं, नाइट्रोजनस है, वेस्ट होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में मेनली 3 है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। इन्हीं को हमें स्टडी करना कि कैसे इनको बाहर निकाला जाता है, ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लाइक आयंस Na+K+Cl आयन, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ये क्या होते हैं ड्यूरिंग दी मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या, जब हम क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो जो हमारा फूड क्या होता है, हमारे सेल के अंदर जाता है, सेल को बर्न किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, 38 ATP मिलती है। साथ में क्या होता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट मिलते हैं, जैसे कि CO2 वहां पे निकलता है। अगर हम बात करें अमोनिया या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत सारे आयन होते हैं। ये अगर बॉडी में एक्युमुलेट होने लगेंगे तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी और सेल क्या हो जाएगा, लास्ट में उसके अंदर एसिडिटी हो जाएगी और वो सेल बस्ट हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए उसको हमें सेल से बाहर निकालना है। अब ये कैसे बाहर निकलेगा, इसी की बात हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, स्क्रेटरी सिस्टम में करने वाले हैं। आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय दी मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस सब्सटेंस को ले लिए, बाहर से हमने आयन को ले लिया, तो हमारी बॉडी के अंदर ही तो जाएगा, हमारे सेल के अंदर ही तो जाएगा, वहां पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी इसको क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको भी निकालना क्या होता है, हमें जरूरी होता है। Activity by the other excess injections, this substance have been removed totally या partially। इसको हम totally भी रिमूव कर सकते हैं और पार्सली भी। यहाँ पे पार्सली शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। लगता क्या है कि जो नाइट्रोजनस जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बने, जितने भी हमारे अंदर वेस्ट बने, हम उसको क्या कंप्लीटली निकालते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। कंप्लीटली हम नहीं निकालते, पार्सली निकालते। जैसे अगर हम बात करें यूरिया की, तो हम यानी बॉडी से जब आगे हम पढ़ेंगे तो यूरिया को कंप्लीटली नहीं निकालते। हमारी ब्लड में क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है,
कुछ अमाउंट में निकालते हैं, कुछ अमाउंट में क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट काम करता है। इसको एज ए हम आयन की तरह यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटली भी निकालते हैं और पार्सली भी निकालते हैं। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट excreted by the animal। अभी मैंने बताया कि जो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं, मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द सब्सटेंस स्पेशल बाय एम्फेसिस। क्या करेंगे इस चैप्टर में, हमें इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या क्या है, यूरिया है, अमोनिया एंड यूरिक एसिड है। इसमें भी जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया ये होता है, ये निकलता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनके अंदर। जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड ये निकलता है बर्ड के अंदर। और जो अमोनिया होता है वो निकलता है फिशेस के अंदर, या फिर जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। इसमें अगर हम टॉक्सिसिटी लेवल देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। और सबसे कम जो टॉक्सिक होता है वो यूरिक एसिड होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया एंड यूरिक एसिड सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है, यहाँ पे अमोनिया है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, उसके बाद यूरिया, सबसे कम क्या है, यूरिक एसिड। जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है उसको निकालने के लिए उतनी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा जो पानी की जरूरत होती है, वाटर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, वो किसके लिए होती है, अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा वाटर की डिमांड होती है। सबसे कम जो वाटर की डिमांड होती है वो किसके लिए होती है, यूरिक एसिड के लिए होती है। इसीलिए जो अमोनिया वाले एनिमल होते हैं वो मेनली कहां पे आते हैं, पानी के अंदर आते हैं। जैसे कि हम बात करें फिशेस, फिशेस के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। और जो यूरिक एसिड निकलता है वो किसके अंदर, बर्ड की बात करें, बर्ड के अंदर बहुत कम पानी होता है। अब ये जो इनके अंदर से वेस्ट निकलता है इसको पैलेट के फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में क्या करती हैं, ये निकालती हैं, जिससे क्या उसके अंदर जितने भी पानी हो सबको क्या कर ली, ये ऑब्जॉर्ब कर लेती है। सबसे कम पानी की जरूरत किसके अंदर होती है, यूरिक एसिड के अंदर होती है, और सबसे ज्यादा अमोनिया के अंदर होता है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर द यूरिक एसिड है being the least toxic and be removed by the minimum loss of water। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है, अमोनिया होता है, एंड सबसे कम टॉक्सिक क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत निकालने के लिए होती है अमोनिया को, और सबसे कम वाटर की जरूरत होती है यूरिक एसिड को। इसीलिए जो यूरिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर पाए जाते हैं, बर्ड एंड रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो डिफरेंट एनिमल होते हैं, डिफरेंट एनिमल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, उनका क्या होता है, नाम प्रेजेंट होता है। अब इसके कौन से एनिमल के अंदर कौन से क्या होते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, इसकी अगर हम बात करें, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टेबल आपके 2 चैप्टर से लिंक करता है, एनिमल किंगडम से भी और हमारे एक्सक्रीटिव सिस्टम यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी लिंक करता है। तो यहां से चांस बनते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो, यहां से पूछा जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैरेक्टर टाइप ऑफ एनिमल, सबसे पहला जो एनिमल है वो क्या है, यूरिक अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक एनिमल का मतलब होता है जो क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल ऐसे होते हैं जो कि यूरिया को सिक्रीट करते हैं, एंड यूरिकोटेलिक ऐसे एनिमल होते हैं जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी मैटर की तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाम आपको पता चल जा रहा है, इनमें क्या होगा, अमोनिया होगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड होगा। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस आदि थ्रू द गिल सरफेस एज इन फिश। आपको पता है कि जितने भी क्या होते हैं अमोनियोटेलिक एनिमल होते हैं इनको ज्यादा अमाउंट की पानी की जरूरत होगी। अब पानी के अमाउंट की ज्यादा जरूरत है तो यानी कि वो क्या जमीन पे रहेंगे, नहीं, वो ऐसे एनिमल होंगे जो कहां पे रहेंगे, परमानेंटली वाटर के अंदर, ताकि वहां पे उनको पानी की जरूरत कम ना हो। अब जितना ज्यादा जरूरत हो वहां पे उनको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो उनके अंदर जो वेस्ट निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है, या तो जनरल बॉडी सरफेस से वो क्या कर देंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन निकाल देंगे पानी के साथ, या तो उनके अंदर क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बात करें फिशेस के अंदर, एक गिल्स के द्वारा क्या करेंगे, वे अमोनिया को बाहर निकाल देंगे। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी
मेथड होता है वो क्या होता है, गिल सरफेस से या फिर बॉडी सरफेस से होता है। अगर हम बात करें यूरियोटेलिक की, जो यूरिया निकालने वाले एनिमल होते हैं, इनके अंदर जो मेनली क्या आर्गन होते हैं, उनको नाम दिया था किडनी। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, किडनी होता है। किडनी के अंदर क्या होता है, जो अमोनिया होता है ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओरिएंथोसाइकिल, बाय द प्रोसेस ऑफ ओरिएंथोन साइकिल। ओरिएंथोन साइकिल में क्या होता है, अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया, एंड यूरिया क्या हो जाता है, ये किडनी में जाता है, किडनी से इसको प्रोसेस करके ब्लड से निकाल के कहां पे भेज दिया जाता है, ये फिर से भेज दिया जाता है ब्लेडर के अंदर, ब्लेडर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के। तो ये क्या होता है, ओरिएंथोन साइकिल के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में ये कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द लिवर एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड which is filtered and excreted by the kidney। यहाँ पे कन्वर्ट होता है, एक हमारे लीवर के अंदर क्या हो जाता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है, यूरिया फिर कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में। ब्लड इसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, हमारा किडनी करता है। ब्लड में से यूरिया को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है और उसको कहाँ भेज देता है, यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिन के फॉर्म में, और उसको बाहर ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम बात करें यूरिकोटेलिक की, तो यूरिकोटेलिक में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे टेबलेट होता है, टेबलेट के फॉर्म में एज ए इसको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को निकालते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वाटर की होगी, इसके अंदर लेस देन अमोनिया होगी, एंड इसके अंदर क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होगा, ये क्या होगा, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा, जो यूरिकोटेलिक होगा ये क्या होगा, सबसे कम टॉक्सिक होगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम्पल ही याद करना है, ये सारे पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। अगर एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। आपको क्या क्या रखना है, केवल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, टेलियोस्ट एंड टेडपोस्ट, जो कि किस में रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अमोनियोटेलिक पाए जाते हैं। मैमल्स एंड शार्क के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं। एंड अगर हम बात करें बर्ड इंसेक्ट की एंड लैंड स्नेल्स की, ये क्या होते हैं, ये यूरिकोटेलिक होते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लर्न करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। अगर आपने सेल्फ रेगुलेशन की बात करें, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है कि अगर बाहर का कोई भी इन्वायरमेंटल में डिफरेंस आए, जैसे कि अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल कंडीशन में कि हम ऐसे कंडीशन में अभी रह रहे हैं कि जहां पे क्या है, फ्रेश वाटर है, कोई एनिमल ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर में रह रहा है, अब उसको हम उठा के ले जाके कहां डाल दें, समुद्र के अंदर डाल दें, तो आप समुद्र में क्या होगा, साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो क्या करेगा, वो एनिमल के बॉडी में से क्या करेगा, वो पानी को निकालेगा, एनिमल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। उसको डेथ से बचने के लिए वो एनिमल क्या करता है, अपने आप को रेगुलेट करता है। या फिर हम बात कर लें कि हम समुद्र के मछली को लाएं, उसको फ्रेश वाटर के अंदर डाल दें, तो फ्रेश वाटर के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, पहले से हाइपरटोनिक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, तो फ्रेश वाटर उसके बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो उसका सेल बस्ट हो जाएगा, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फूल जाएगी, तो उसके केस में भी क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी हम पोलर बियर को लाके कहां डाल दें, राजस्थान में रख दें, तो क्या सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। या फिर हम राजस्थान के किसी एनिमल को उठा के ले जाके हमें पोल पे रख दें, तो वहां क्या सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए क्या होता है, जितने भी एनिमल होते हैं अपने आप को रेगुलेट करने का काम करते हैं, अपने इंटरनल टेम्परेचर को, अपने इंटरनल ऑस्मोलाइटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी को क्या नाम दिया है, होम्योस्टेसिस। अगर हम बात कर लें टेम्परेचर के केस में, तो होम्योथर्मल होते हैं, कन्फर्मर होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें कि साल्ट कंसंट्रेशन के केस में, तो दो तरह के एनिमल होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर ऐसे एनिमल होते हैं जो कि क्या कहते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, बाहर का कंडीशन कैसा भी हो, उनके अंदर क्या होता है कि चेंजिंग नहीं होता है, वो अपना मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे हम बात कर ले
क्या ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर? नहीं, ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है 37.5 मेंटेन आता है। एक्सेप्ट अगर हम बात करें, आपको एक्सेप्शन की बात करें तो फीवर, फीवर में क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वहां पे क्या होता है मेटाबॉलिक वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो दो चीजें अलग हैं। अगर हम बात करें होमियोस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी स्टेट या फिर वाटर कैनन, होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म इज आर इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल लाइफ। किसके लिए? नॉर्मल लाइफ जीने के लिए होमियोस्टेसिस इंपॉर्टेंट है। दे मेंटेन कंडीशन विद द रेंज इन विच द एनिमल मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन अकर, जिसके अंदर क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहता है। ऑस्मोरेगुलेशन, द रेगुलेशन ऑफ द सॉलिड मूवमेंट एंड द हेंस वाटर मूवमेंट। क्या होता है कि अगर यहाँ पे सॉलिड मूवमेंट हो रहा है या फिर वाटर मूवमेंट हो रहा है, हमें सॉलिड कंसंट्रेशन यानी कि साल्ट को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, तो उस चीज को नाम देता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर की अगर हम बात करें, ऑस्मो कन्फर्मर ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनकी बॉडी को हम फिश को लिए, किसी फिश को लिए, एक फिश को लिया हमने, इस फिश को ऐसे सोल्यूशन में रखा है जो क्या है हाइपरटोनिक है। क्या है? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अब इसको हमने क्या किया, इस फिश को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फिश को रखा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे इन्वायरमेंट में, और इसके अंदर कैसा है हाइपोटोनिक। हम कंपेरेटिवली हमेशा बात करते हैं, इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि वाटर कहां से कहां मूव करता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से कहां मूव करता है, लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन कहां पे है? फिश के अंदर है। और लो वाटर कंसंट्रेशन कहां है? इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसकी जो बॉडी, इसकी सेल होगी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी और इसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो ये क्या ऐसे क्या कहलाते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर कहलाते हैं। अब ऐसा ना हो इसके लिए क्या काम करते हैं कि इनको, जैसे अगर हम बात करें, हमें फ्रेश वाटर फिशेस को हम समुद्र में नहीं रख सकते, वैसे ही हम समुद्र के फिश को फ्रेश वाटर या नदी में नहीं रख सकते। इनको अगर वहां से यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका डेथ हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें, इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दे तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि बाहर से पानी इसके अंदर इंटर कर जाएगा, तो भी इसका क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? ऑस्मो कन्फर्मर। Instead of this, they can change or adapt the osmolality of the body fluid according to the osmolality of the surrounding environmental या medium। वो क्या करते हैं? सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंग अपनी ऑस्मोलैरिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं अपने अंदर का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो क्या करेंगे? वो अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देंगे, वो अपने अंदर भी क्या बना लेंगे? हाइपरटोनिक बना लेंगे। दोनों क्या हो जाएगा? बाहर भी अंदर भी हाइपरटोनिक, यानी कि आइसो स्टेट हो जाएगा। तो ना मूवमेंट का वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर हम बात कर लें कि बाहर का सोल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक है और अंदर क्या है? हाइपरटोनिक है। तो क्या करते हैं? ये बाहर से पानी को और अंदर ले लेते हैं, अंदर भी क्या बना लेते हैं? हाइपोटोनिक बना लेते हैं। तो क्या होता है? दोनों जगह क्या हो जाता है? आइसोटोनिक हो जाता है और यहाँ पे वाटर का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनको नाम दिया जाता है ऑस्मो रेगुलेटर। These animals maintain the internal osmolality different from the surrounding medium in which they inhabit. Osmoregulator animal must either eliminate excess water or they are in hypotonic solution medium or they should continuously take water compensate for the water loss if they are in hypertonic solution। ये क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि डिफरेंट एनिमल में कौन से स्क्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अगर इसकी हम बात करें, आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल प्लेनेरिया रोटिफर्स सम इनलेट्स के अंदर क्या होते हैं? जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया। फिर इसी को फ्लेम सेल बोला जाता है। क्या? फ्लेम सेल।
वहीं अगर हम बात करें अर्थवर्म एंड अदर इनलेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एंड कॉकरोच के अंदर जो पाए जाते हैं मालफेजियन टिब्यूल पाए जाते हैं। क्रेस्टेशियन एग्जांपल हम बात करें प्रॉन, प्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्रॉन के अंदर जो पाया जाता है उसको ग्रीन ग्लैंड कहते हैं या फिर एटर्नल ग्लैंड भी इसको नाम दिया जाता है। वहीं अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं। ये होते हैं डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट स्क्रीटरी ऑर्गन। अब हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम को पढ़ना है। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम में क्या से ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहला इसके अंदर पाया जाता है 1 पेयर किडनी पाई जाती है, 1 पेयर यूरेटर पाए जाते हैं, 1 यूरिनरी ब्लेडर पाए जाते हैं एंड 1 यूरेथ्रा पाए जाते हैं। ये जो किडनी होता है, किडनी ये क्या है, हमारी किडनी है, बीन शेप की किडनी, ये 1 पेयर होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। ये किडनी क्या करती है कि जो ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है इसको स्क्रीट आउट करने का काम करती है, इसको छनाने का काम करती है। यहां से यूरिया छना गया, अब इसको किस पाइप से द्वारा लाया जाता है, यूरेटर के द्वारा लाया, जिस पाइप के द्वारा इसको किडनी से निकाला जाता है उस पाइप का नाम होता है यूरेटर। ये भी 2 में प्रेजेंट होते हैं, 2 किडनी है तो दोनों पाइप से किडनी से 2 पाइप निकलेगी, इस पाइप को क्या नाम दिया जाता है, यूरेटर नाम दिया जाता है। अब ये दोनों यूरेटर एक बैग लाइक, एक पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर में खुलेंगे, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको नाम दिया जाता है यूरेथ्रा, जहां पे यूरिन क्या होगा, इकट्ठा होगा। क्या होगा, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या होगा, यूरिन इकट्ठा होगा। अब यूरिन इकट्ठा हो गया, अब क्या होगा, इस यूरिन को बाहर निकाला जाएगा एक और नली के द्वारा, जिसको नाम दिया जाएगा यूरेथ्रा। ये मेल के अंदर भी होता है एंड फीमेल के अंदर भी होता है। मेल के अंदर क्या होता है, इसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होती है, इसकी साइज छोटी होती है। इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन के अंदर कौन से स्क्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, एक पेयर किडनी पाई जाती है, एक पेयर यूरेटर पाए जाते हैं, 1 यूरिनरी ब्लेडर पाए जाते हैं, 1 यूरेथ्रा पाए जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ किडनी, किडनी आर मेसोडर्मल मैमेलियन किडनी आर बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन कलर है विथ टफ है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है वो कैसी होती है, मेसोडर्मल इन्वर्जन होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन में होती है। एंड मैमेलियन किडनी की अगर हम बात करें, ये बीन शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, हल्का सा ब्राउन जैसे होता है उस कलर की होती है। एंड अगर हम बात करें इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, टफ होती है, टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कॉल्ड रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाता है, इसकी कवरिंग को रीनल कैप्सूल कहा जाता है। रीनल टर्म जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, हमेशा किडनी के लिए यूज किया जाता है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन कहां से निकलती है, ये किडनी से निकलती है। रीनल कैपिलरी कहां पे होती है, ये किडनी के अंदर होती है। रीनल कैप्सूल किसकी कवरिंग होती है, किडनी की कवरिंग को कहा जाता है रीनल कैप्सूल। ऐसे अगर हम बात करें रीनल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, एक किडनी के अंदर जो पाया जाता है उसको जहां पे रीनल शब्द आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो किडनी से रिलेटेड होता है। किडनी आर लोकेटेड लेटरली ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लेवल बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। कहां पे लोकेट होता है, इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे नहीं है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट पीछे, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट पीछे क्या होता है, ये हमारा थोरैसिक है। थोरैसिक के सबसे ऊपर क्या होता है हमारा वर्टिब्रम, ये होता है हमारा, यहाँ पे थोरैसिक होता है, थोरैसिक के बाद लंबर आते हैं, लंबर के बाद स्काइटिक है, उसके बाद कॉलेक्स आते हैं। तो जो हमारा लंबर और लास्ट थोरैसिक होता है और लंबर, वहीं पे क्या होता है, हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। एक किडनी क्या होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, एक किडनी लेफ्ट में, एक किडनी राइट में, और ये दीवार से सटी होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पेरिटोनियम। इन इवर्जिन में क्या होता है, पेरिटोनियम किडनी भी इसको नाम दिया जाता है। पेरिटोनियम का मतलब होता है ये जो पीछे वाली दीवार है, पीछे दीवार से इस तरीके से कुछ है ये अटैच होती है, तो पेरिटोनियम जो पीछे से अटैच होता है उसको नाम देता है पेरिटोनियम। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट जहां पे थोरैसिक चैम्बर खत्म हो रहा है, थोरैसिक लास्ट थोरैसिक के जस्ट बाद क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल शुरू हो जाता है। तो एब्डोमिनल के जस्ट शुरू होने के पहले ये लोकेटेड होती है। इन ह्यूमंस राइट किडनी इज एट स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। क्या होती है, जो राइट किडनी होती है वो छोटी होती है,
लेकिन लेफ्ट किडनी क्या होती है, बड़ी होती है। ये इसका लोकेशन है। लोकेशन में देखें सबसे कहां पे प्रेजेंट है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट थोड़ा सा आगे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और वर्टिब्रल कॉलम में भी कहा जो थोरैसिक वर्टिब्रा होता है उसके नीचे, और जो लंबर वर्टिब्रा होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अब किडनी का स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है बीन शेप का होता है। बीन शेप का कुछ इस तरीके से दिखता है किडनी का स्ट्रक्चर। सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती है इसको नाम देता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे पिरामिडल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। एक यहाँ पे क्या होते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको नाम दिया जाता है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको पिरामिड की तरह दिखाई दे रहे हैं, पिरामिड की तरह है स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इनको नाम दिया जाता है रीनल पिरामिड। क्या नाम दिया जाता है, रीनल पिरामिड। आउटर लेयर जो होती है सबसे कवरिंग क्या हो गई हमारी, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद जो एरिया होता है उसको नाम दिया जाता है, ये वाला एरिया, इस एरिया को नाम दिया जाता है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या पाई जाती है, पिरामिड पाई जाती है, उसको नाम दिया जाता है रीनल मेडुला। क्या नाम दिया जाता है, रीनल मेडुला नाम दिया जाता है। अब रीनल मेडुला में क्या पाए जाते हैं, हमारे नेफ्रॉन धंसे होते हैं। इसके अंदर क्या हुए, नेफ्रॉन धंसे हुए हैं। नेफ्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं, धंसे होते हैं इस तरीके से। अब नेफ्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। नेफ्रॉन यहाँ पे धंसे हुए हैं इस मेडुला के अंदर। यहां से नेफ्रॉन ने क्या किया, यूरिन को गिराया। अब जब यूरिन को कलेक्ट करते हैं, कहां पे कलेक्ट होता है, एक कलेक्ट होता है कैलिक्स के अंदर। किसके अंदर, कैलिक्स के अंदर। कैलिक्स से यूरिन कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होके आता है रीनल आर्टरी के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे आर्टरी एंड वेन जाते हैं। आर्टरी के क्या जाता है, यहाँ पे आर्टरी से जाता है फ्रेश वाटर एंड वेन से जाता है यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड वाटर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके, यहाँ पे जो पिरामिड है, उस पिरामिड में जो हमारे नेफ्रॉन धंसे हुए हैं, इन नेफ्रॉन क्या करते हैं, एक फनल शेप स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, यूरिन को ये डाल देते हैं। इस फनल शेप स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, यूरिन को डाल देते हैं। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को फिर कहां पे चला आता है, यूरेटर के अंदर चला जाता है। यूरेटर फिर कहां पे कंटिन्यूअस हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में कंटिन्यूअस होता है। तो ये होता है यूरिन, हमारे किडनी का स्ट्रक्चर। इसको और हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा अभी तक है, हमने क्या पढ़ा है कि कहां पे लोकेटेड होता है। तो लोकेट कहां, इसका लोकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये लोकेटेड होता है वर्टिब्रल कॉलम में। थोरैसिक जो वर्टिब्रा होता है उसके नीचे एंड लंबर वर्टिब्रा के ऊपर ये लोकेटेड होता है। और वहां पे भी अगर हम बात करें, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट पास में ही अपर कॉर्नर में ये लोकेटेड होता है। अपर, दोनों अपर कॉर्नर पे लोकेटेड होता है। ये हो गया लोकेशन ऑफ किडनी के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में ही, कि किडनी का स्ट्रक्चर एक्चुअल होता कैसे है। ये होता किडनी का एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा मेडुलरी पिरामिड होते हैं, ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। ये मेडुलरी पिरामिड है। इनका अगर नंबर की बात की जाए तो एक किडनी में 8 से 12 है। मेडुलरी जो पिरामिड होते हैं, रीनल पिरामिड इनको कहा जाता है, इनका नंबर 8 से 12 एक किडनी में प्रेजेंट होता है। अब इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर क्या होता है, जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो धंसे होते हैं। नेफ्रॉन इसके अंदर क्या हुआ है, धंसा हुआ है। यहाँ पे नेफ्रॉन अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से धंसा हुआ है। अब नेफ्रॉन के अंदर क्या बनते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, आगे जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या आई, ये रीनल आर्टरी है, ये क्या हुआ, रीनल वेन है। आर्टरी से क्या हुआ, यहाँ पे फ्रेश ब्लड सप्लाई हुआ, और यहाँ वेन्स में क्या हुआ, हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था जिसके अंदर क्या थे, यूरिया प्रेजेंट थे, वो सप्लाई हुए। यहाँ से क्या निकल गया हमारा, यहां से निकल गया हमारा यूरिया, निकल गया किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। अब ये यूरिया कहां पे जाएगा कलेक्ट होके, ये कलेक्ट होता है रीनल आर्टरी के अंदर। कहां पे, रीनल आर्टरी के अंदर यहाँ पे यूरिया कलेक्ट हुआ। अब यहां से कलेक्ट होके जो निकलता है
एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, जो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुप्पी लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहां पे सारे पिरामिड में से, सारे नेफ्रॉन से यूरिन इकट्ठा होके आके इसे निकलते हैं यहाँ पे इस रीनल पेल्विस के पास। कहां पे? रीनल पेल्विस के पास। यहां से इकट्ठा होता है और कहां पे चलाता है? यूरेटर के पास। और यूरेटर से कहां चला जाता है? यूरेटर से चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरेथ्रा के थ्रू कहां हो जाता है? ये पास आउट हो जाता है। ये होता है किडनी का एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? 8 से 12 क्या होते हैं? रीनल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर जो होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉर्टेक्स नाम दिया जाता है। कॉर्टेक्स नाम दिया जाता है। और जो इनर वाला पार्ट होता है, इसको नाम दिया जाता है मेडुला। मेडुला। जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का 90% पार्ट इस मेडुला वाले पार्ट में धसा होता है। 90% पार्ट क्या होता है? मेडुला में धसा होता है। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। उनको नाम देता है जेस्टा मेडुलरी पिरामिड, जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। उसको आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे और अच्छे से। यहाँ पे 90% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स फॉर्म में, मेडुला फॉर्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आता है कॉर्टेक्स रीजन, फिर आता है मेडुला रीजन। मेडुला रीजन में क्या होते हैं? रीनल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। इन रीनल पिरामिड का नंबर 8 से 12 होता है। यहाँ पे आर्टरी के द्वारा क्या होता है? ब्लड, फ्रेश ब्लड निकलता है, एंड वेन से क्या होता है? ब्लड जाता है। नेक्स्ट आता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में क्या होता है? जो यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये रीनल पेल्विस है। ये स्ट्रक्चर जो है इसको नाम देता है रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस में क्या होते हैं? आके यूरिन इकट्ठा होते हैं। कैलिक्स एक स्ट्रक्चर होता है, कैलिक्स। दो रीनल पिरामिड के बीच में, दो रीनल पिरामिड के बीच में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह का प्रोजेक्शन बन रहा है। ये प्रोजेक्शन जो है दो रीनल पिरामिड के बीच का जो एरिया है, इसको नाम दिया जाता है कैलिक्स। क्या नाम दिया जाता है? कैलिक्स। उसके नीचे फिर आता है हमारा यूरेटर। यूरेटर क्या काम करता है? एक नली होती है जहां पे क्या होता है? जिसके थ्रू ये सारा यूरिन इकट्ठा होकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, The dorsal surface of the kidney is attached to the dorsal abdominal wall। लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। लोकेशन में हम कहा बताए थे कि जो हमारा क्या होता है? किडनी प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? हमारे जो यहाँ पे थोरेसिक चेंबर होते हैं, थोरेसिक चेंबर के जस्ट नीचे, थोरेसिक चेंबर के जस्ट नीचे एंड एब्डोमिनल चेंबर के थोड़ा सा ऊपर, एब्डोमिनल चेंबर जहां शुरू होता है वहां पे हमारे किडनी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो किडनी होते हैं हमारे डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं, पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी का जो डॉर्सल वॉल होता है उससे जाके अटैच होते हैं। इसको इस तरीके से समझे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि ये मान ले रहे हैं, इसको इस तरीके से समझें। ये क्या है? मान ले रहे हैं ये एब्डोमिनल कैविटी है। क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। इसको इस तरीके से समझें। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। अब एब्डोमिनल कैविटी का ये क्या है? डॉर्सल वाला पार्ट है। ये क्या है? डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल पार्ट। और ये क्या है? पीछे का, आगे के, यानी ये पीछे का डॉर्सल पार्ट। हमारे अंदर डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है? जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो डॉर्सल होता है, और जो स्टर्नम वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? वेंट्रल होता है। ऊपर ऐसे इंटीरियर होता है और नीचे क्या होता है? पोस्टीरियर होता है। तो हमारा जो पीछे वाला पार्ट है, यानी वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट है, इसको क्या नाम दिया है? डॉर्सल पार्ट। तो ये क्या है? डॉर्सल वाला एरिया है। नीचे क्या है? वेंट्रल है। ये क्या है? वेंट्रल है। अब जो हमारी किडनी होती है ना, एक किडनी डॉर्सल वॉल से अटैच होती है। किडनी कहां से अटैच होती है? डॉर्सल वॉल से अटैच है। और बीच में क्या गया है? यहां बीच में क्या गया है? वर्टिब्रल कॉलम गया है। बीच में क्या गया है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के एक है इधर, एक किडनी, एक किधर, ये दूसरी किडनी। ये क्या है? हमारी किडनी है। तो केवल एक वाल से डॉर्सल जो पीछे वाला अटैच है, यहां से अटैच होती है, आगे से अटैच नहीं होती है। इस तरह की किडनी को नाम दिया जाता है पेरिटोनियम किडनी। क्यों? क्योंकि एक ही यहां पे पेरिटोनियम वाल से क्या होती है? अटैच होती है।
So only the ventral surface is covered by the peritoneum. This type of kidney is called retroperitoneal kidney और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। इसका जो क्या होता है केवल एक ही वाल से अटैच होती है, केवल एक ही वाल से अटैच है, इसीलिए इसको क्या नाम, पेरिटोनियल वाल से अटैच होती है, इसीलिए इसको नाम देता है पेरिटोनियल किडनी या फिर रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। इसका एक और नाम होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। कोई भी चीज जो केवल एक वाल से, पेरिटोनियल वाल से अटैच होता है, वो नाम जाता है पेरिटोनियल ऑर्गन। कोई भी चीज, चाहे अगर वो किडनी है तो पेरिटोनियल किडनी हो गया, अगर लीवर है तो पेरिटोनियल लीवर, लेकिन हमारा लीवर पेरिटोनियल नहीं होता, तो क्या होता है, ये बीच में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कुछ इस तरीके से, देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ये क्या है, डॉर्सल सरफेस है, ये क्या है, डॉर्सल सरफेस है, ये क्या है, वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। ये दोनों क्या है, किडनी है, और बीच में क्या हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के एक इधर एक किडनी, दूसरे उधर दूसरी किडनी, तो दोनों किडनी किससे अटैच है, डॉर्सल वाल से केवल अटैच है, किससे, डॉर्सल वाल से, और ये केवल एक ही वाल से अटैच होती है, इसीलिए इनको नाम देता है रेट्रोपेरिटोनियल किडनी, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। क्या, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी, क्योंकि जो वाल होता है इसको नाम देता है ए पेरिटोनियल वाल नाम दिया था, तो पेरिटोनियल वाल से अटैच है, तो इसलिए रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। अगर हम बात करें किसका क्या होता है, डायमीटर कितना होता है, विड्थ कितना होता है, वेट कितना होता है किडनी का, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी का डायमीटर कितना, विड्थ कितना होता है, या फिर वेट की बात करें कितना होता है। सबसे पहले ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्ड अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना, इस लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। ये क्या है, लेंथ है, 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर हम वही विड्थ की बात करें, विड्थ की बात करें तो ये होता है हमारा 5 to 7 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। कितना, 2 to 3 सेंटीमीटर। 5 to 7 क्या है, इसका विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस ये क्या है, एक पतला ऑर्गन है, ये पूरा मोटा, इस तरह का मोटा ऑर्गन है, तो इसके जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर वही हम वेट की बात करें तो इसका जो वेट होता है 120 to 170 ग्राम होता है। कितना, 120 to 170 ग्राम की हमारी एक किडनी प्रेजेंट होती है, और इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप का होता है। एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉट कॉल्ड हाइलम या फिर हाइलस रेनाइलिस, through which blood vessels, renal artery and the nerve center where the ureter and the renal vein have leave the kidney। क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, नोच वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, एक कॉर्टेक्स, यहाँ पे ए वाला जो पार्ट है, यहां से बहुत सारे क्या जाती है, नर्व्स जाता है। नर्व क्यों, क्योंकि किडनी के फंक्शन के लिए नर्व की जरूरत होगी। यहाँ पे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के लिए क्या इसकी जरूरत, ब्लड की जरूरत, क्योंकि ब्लड कौन ले जाने का काम करेगा, आर्टरी और वेन ले जाने का काम करेगा। तो इससे क्या होता है, ये आर्टरी है, आर्टरी, आर्टरी क्या होती है, फ्रेश ब्लड ले जाती है, एंड वेन क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। ये क्या है, आर्टरी एंड वेन जाएंगे। इसके साथ बहुत सारे क्या होते हैं, यहां पे रीनल, यूरेटर भी जाने का काम करता है, यूरेटर भी यहां से निकलता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, इस एरिया क्या नाम देता है, रीनल पेल्विस नाम दिया जाता है। क्या, रीनल पेल्विस या फिर हाइलस नाम देने का काम करते हैं। क्या नाम देते हैं, हाइलस। ये होता है किडनी का डायमीटर, विड्थ एंड लेंथ। कितना होता है डायमीटर की हम बात करें लेंथ की तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है,
इस यहाँ पे डायमीटर तो 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम वेट की बात करें तो 120 to 170 ग्राम का होता है। यहाँ पे एक कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देता है हाइलम या फिर हाइलस, जहां से क्या निकलते हैं, आर्टरी निकलते हैं, वेन निकलते हैं, रीनल यूरेटर निकलता है और बहुत सारे नर्व निकलते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इनर टू द हाइलम is a broad funnel shape space called the renal pelvis which is protected called कैलेक्स। क्या होता है कि यहाँ पे रीनल पेल्विस जो है वो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने बात किया था रीनल पेल्विस, ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को क्या नाम दिया था, फनल शेप का जो पार्ट होता है ये होता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस ये क्या होता है, रीनल पेल्विस होता है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल इनसाइड द किडनी देयरफॉर टू जोन कॉल्ड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। भी हमने पढ़ा जो आउटर होता है उसको कॉर्टेक्स नाम देता है और इनर मेडुला नाम देता है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू द फ्यू कोनिकल मियासेस या फिर इसी को नाम देता है मेडुलरी पिरामिड। इसका नंबर इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर में होता है, 8 से 12 नंबर में होता है एक किडनी में। एक किडनी में 8 से 12 होता है। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, किसके अंदर प्रोजेक्ट होता है, कैलिक्स के अंदर। ये प्रोजेक्टेड कैलिक्स के अंदर क्या होता है, ये क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, यहां से निकल रही है आर्टरी और वेन, यहां से आर्टरी वेन निकल रही। तो एक जो हमारा कैलिक्स पिरामिड होता है वो किधर प्रोजेक्टेड होता है, ये होता है जो कैलिक्स है, कैलिक्स की तरफ क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है। किसकी तरफ प्रोजेक्टेड होता है, कैलिक्स की तरफ इसका मुंह खुलता है ताकि जो यहाँ पे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कहां पे यूरिन को कलेक्ट कर सके, इस रीनल पेल्विस के अंदर यूरिन को कलेक्ट कर सके। The cortex extended in between the medullary pyramid edge renal columns called columns of vertebrae। क्या होता है कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन होते हैं, सारे नेफ्रॉन क्या होते हैं, सारे पिरामिड में से नेफ्रॉन निकलते हैं और एक पार्ट पे कलेक्ट होते हैं जिसको नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स ऑफ कॉलम ऑफ वर्टेब्रेनी। क्या कॉलम ऑफ वर्टेब्रेनी। जब हम पढ़ेंगे अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो वहां पे आएगा डिटेल में कॉलम ऑफ वर्टेब्रेनी क्या होता है। ये है क्या, यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, आउटर लेयर, यहाँ पे एक क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, कई बार बता चुके कॉर्टेक्स। और इनर क्या होता है, मेडुला होता है। मेडुला वाला जो यहाँ पे रीजन होता है वहां पे क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड होते हैं जो कि किधर खुलते हैं, कैलिक्स की तरफ खुलते हैं। देखिए यहाँ पे जितने पिरामिड है सारे एक कॉमन स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं जिनको नाम दिया जाता है कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर खुल गए। अब ये कैलिक्स के अंदर खुलने से फिर क्या होते हैं, ये सारे कैलिक्स कहां पे खुलते हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिनको नाम दिया जाता है रीनल पेल्विस या फिर पेल्विस। इस रीनल पेल्विस से सारे इकट्ठा होकर कहां चले आते हैं, यूरेटर के अंदर। कहां पे चले आते हैं, यूरेटर के अंदर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है हमारे किडनी का। The urine passes from the pelvis into the ureter. Both the ureter open through the separate oblique opening into the urinary bladder. The oblique opening prevent the backflow of urine. अब यहाँ पे क्या हुआ, यूरेटर में यूरिन चली आई, यूरिन में ब्लड चली आई। अभी हमारा क्या है, यूरिन, यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है। अभी जो यूरेटर होते हैं ना, ये यूरेटर जो होते हैं ये डायरेक्ट आके इस तरीके से नहीं खुल जाते हैं, इस तरीके से नहीं खुल जाते हैं, यहाँ पे आके इस तरीके से नहीं खुलते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब यूरिन भर जाएगा, जब हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है उसकी साइज कितना होती है, एक्सटेंड हो सकता है 1 लीटर तक। 1 लीटर जब यहाँ पे यूरिन भर गई उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको मैक्चुरेट नहीं किया गया, बाहर नहीं निकाला गया, तो क्या होगा, इसका बैक फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, बैक फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, यूरिन का बैक फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। अगर ये ब्लैक फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो यूरिन कहां फिर से पहुंच जाएगी, किडनी के पास पहुंच जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए जो यहाँ पे
यूरेटर होते हैं वो यूरेटर डायरेक्ट ना ओपन होके ऑब्लिक ओपन होते हैं। ऑब्लिक ओपन होने का मतलब होता है ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। अब ये जो यहां पे यूरेटर है ये इस तरीके से ऑब्लिक ओपन हो रहे हैं। क्या ऑब्लिक ओपन हो रहे हैं। ऑब्लिक ओपन होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, बैक फ्लो नहीं हो पाता है। क्या बैक फ्लो नहीं हो पाता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या है, यूरेटर डायरेक्ट ओपन होते हैं, नहीं ऑब्लिक ओपन होते हैं। कैसा ऑब्लिक ओपन, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ है यूरिन। किसके लिए, बैक फ्लो ऑफ द यूरिन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता हमारा पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। हमारे क्या हो गया, यहाँ पे यूरिन बन गया। अभी यूरिन को आगे कैसे हम ले जाएंगे, आगे ले जाने के लिए क्या होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं। ये यूरिनरी ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, हमारे पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला आता है हमारा यूरेटर, सेकंड आता है हमारा यूरिनरी ब्लेडर एंड थर्ड आता है हमारा यूरेथ्रा। क्या, यूरेथ्रा। यूरेटर से क्या होते हैं, सबसे पहले पेल्विक रीजन से, पेल्विक रीजन से क्या होते हैं, दोनों यूरेटर में यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होते हैं। एक इकट्ठा होके कहां पे आते हैं, एक कॉमन पैसेज, कॉमन जगह पे आते हैं जिनको नाम दिया जाता है ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। ब्लेडर, ब्लेडर से क्या होता है, एक और पाइप निकलती है, एक और कॉमन पैसेज निकलता है जिसको नाम दिया जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है, यूरिन को बाहर पास आउट किया जाता है। ये डिफरेंट इसका लेंथ होता है मेल एंड फीमेल के अंदर। अगर मेल के अंदर बात करें तो इसका लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड फीमेल के अंदर इसका लेंथ क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम चांस होता है उनके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा का साइज बहुत छोटा है। जब यूरेथ्रा का साइज छोटा होगा तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो बहुत आसानी से क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं यूरेथ्रा के अंदर। तो उनके अंदर जो चांस होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ज्यादा होता है। अगर हम बात करें यूरेथ्रा के साइज की, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ द मैच्योरेशन यूरिन लीव द यूरिनरी ब्लैडर एंड द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा। किसके द्वारा निकलती है, यूरेथ्रा के द्वारा निकलती है। अगर हम यूरेथ्रा की बात करें मेल एंड फीमेल के अंदर, तो मेल के अंदर क्या होता है, लीड टू द एंड ऑफ द पेनिस इन मेल। किसके अंदर होता है, पेनिस के अंदर होता है। पेनिस की स्ट्रक्चर अपने बात की थी, तो पेनिस के अंदर कॉमन पैसेज पाथवे होता है फॉर द स्पर्म एंड यूरिन। यूरिन के लिए भी एक ही पाथवे होता है यूरेथ्रा, एंड जो हमारा स्पर्म होता है उसके लिए भी कॉमन पाथवे होता है, वो यूरेथ्रा होता है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल के लिए जेनाइटल पाथवे अलग होता है एंड यूरिन पाथवे अलग होता है, यूरेथ्रा अलग होता है और ओवम के लिए अलग पाथवे होता है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेल के अंदर किसके अंदर पाया जाता है, पेनिस के अंदर पाया जाता है। वहीं अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के वजाइना के अंदर जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है वहां पे पाया जाता है। यूरेथ्रा हैज थ्री पार्ट, पोरेस्टिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा। हम बात करें यहाँ पे अगर पेनिस के स्ट्रक्चर की, तो पेनिस के स्ट्रक्चर की हमने जब बात किया था, ये क्या है, ये पेनिस का स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पे ये जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, जिस पार्ट पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, जिस पार्ट पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, इसको नाम दिया था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जहां पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे यहाँ पे क्या होता है, हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उसके आगे जितना भी पार्ट होता है उसको नाम देता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड उसके आगे जो पार्ट होता है उसको नाम देता है पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये किस तीन पार्ट होते हैं पेनिस के या फिर यूरेथ्रा के, कौन कौन से, पेनाइल यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। कौन से, मेम्ब्रेनस, प्रोस्टेटिक एंड पेनाइल यूरेथ्रा। वही अगर फीमेल की बात करें, इनटू दी वोल्वा, किसके अंदर ओवल होता है, वोल्वा के या फिर वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। ओनली मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की वजह से इसका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। ईच किडनी
हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमारे अंदर जो किडनी के अंदर मेन यूनिट होता है, जैसे हम बात करें लंग्स के अंदर यूनिट क्या होता है लंग्स की, वहां पे लाइफ प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही क्या होता है हमारे जो किडनी होते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ईच किडनी के अंदर वो नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। Which are the functional unit? क्या होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट होते हैं। These nephron are arranged in the regarding radiating fraction which is renal pyramid। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रीनल पिरामिड के अंदर। ये क्या मान ले हैं, ये रीनल पिरामिड है। क्या है, रीनल पिरामिड। अब रीनल पिरामिड के अंदर जो नेफ्रॉन होंगे वो इस तरह के से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं इस तरीके से नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन क्या होते हैं इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एक के किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और एक किडनी में क्या होते हैं लगभग 8 से 12 क्या होते हैं रीनल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे आप कर सकते हैं कि एक किडनी, एक पिरामिड के अंदर लगभग 1 लाख नेफ्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ होता है किडनी का। इट इज इपिथेलियल ट्यूब विथ ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 to 60 mm इन डायमीटर। अगर इसके हम बात करें विथ डायमीटर की तो कितना होता है, 20 to 60 से मिलीमीटर होता है। और वहीं अगर लेंथ की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये यहाँ पे घूम घूम के प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसका जो साइज होता है पूरे पिरामिड के अंदर ये एडजस्ट हो जाते हैं। ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की अगर डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसके सबसे आउटर पार्ट पे ए आउटर पार्ट है, नेफ्रॉन का आउटर पार्ट होता है, इसको नाम देता है बाउमन्स कैप्सूल। क्या नाम देता है, बाउमन्स कैप्सूल। उसके आगे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है पीसीटी। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसमें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ए नीचे की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है, जिसको नाम दिया जाता है आइलम। आगे जाता है एक और ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको नाम देता है डीसीटी। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहां से एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या हो जाता है, आके खुल जाता है। किसके अंदर, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, डिटेल में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमन कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको नाम देता है बाउमन कैप्सूल। इस बाउमन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, ब्रांच ऑफ आर्टरी एंड रीनल आर्टरी आके यहाँ पे खुलते हैं। यहाँ पे सारे आर्टरी एक साथ आके इकट्ठा हुए। इसके अंदर सबसे पहले फिल्ट्रेशन होने का काम होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये आगे जाता है, एक है यहाँ पे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको नाम देता है पीसीटी। उसके आगे पिन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको नाम देता है आइलम। आगे जाता है डीसीटी में कन्वर्ट होता है और डीसीटी खुल जाता है एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। The outer wall of the Bowman capsule is composed of flattened squamous epithelium। जो बामन कैप्सूल होता है वो एक स्क्वैमस इपिथेलियम से मिलकर बना होता है, जिससे क्या होता है कि वहां पे फिल्ट्रेशन बहुत आसानी से हो पाता है। कैसे, ये क्या है, बामन कैप्सूल का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमरस बामन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। अब इसका जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बना हुआ है। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम के बने होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल के द्वारा ब्लड आया। अब ये ब्लड आया, यहाँ पे प्रेशर लगा। अब यहाँ से जब प्रेशर लगेगा, इसके अंदर छोटे छोटे स्लिट पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, स्लिट पोर्स पाए जाते हैं।
स्लिट पोर्स पाए जाते हैं। इन स्लिट पोर्स से क्या हुआ, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। अब फिल्ट्रेशन होने की वजह, जब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम रहेगा तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू जितने भी यूरिन है या फिर मिनरल्स हैं वो कहां पे चले आते हैं, वो चले आते हैं पीसीटी पार्ट में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर चले आते हैं। तो यहाँ 52 कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। Then invaginated wall that line the conductivity of the bound capsule is composed of a special type of cell called podocyte। ये जो स्लिट होते हैं इनको नाम देता है पोडोसाइट सेल। क्या, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल। इसके अंदर छोटे छोटे स्लिट पाए जाते हैं। आर अरेंज इन intricate manner so that leave some minute space called filtration slit or slit pores। These cells are actually simple squamous epithelium and bear finger-like projection which are coiled around the capillaries ऑफ है ग्लोमेरुलस। क्या होते हैं, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं जो कि कहां पे क्वाइल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैप्सूल के पास है क्वाइल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो स्पेस होता है उसको नाम देता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पे रीनल आर्टरी आके खुलती है, आर्टरी यहाँ से खुली और वेन यहाँ से निकली। तो यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से अरेंज होते हैं सेल कि इनके बीच में छोटा सा जगह बन जाता है। छोटे से जगह बनने से क्या होता है, जो जगह स्पेस होता है इसको नाम देता है फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट क्या नाम देता है, फिल्ट्रेशन स्लिट। इस फिल्ट्रेशन स्लिट के द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पे जो यूरिन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। अब उसके कई सारे स्टेप होते हैं, उसके कई सारे स्टेप होते हैं। कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीसीटी की, इन मेल these epithelial cell of the this region are specialized for the transport of the salt and other substance from the lumen in the interstitial fluid। किसमें का इसका काम क्या होता है, ये सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये क्या है, बावंस कैप्सूल है। ये क्या है, बॉमन्स कैप्सूल है। अब इस बॉमन्स कैप्सूल के आगे जब खुलता है वो क्या होता है, पीसीटी होता है। पीसीटी जो होता है इस तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे सीलिया पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम एब्जॉर्प्शन का होता है। क्या, एब्जॉर्प्शन का। किस किस के, इसके एब्जॉर्प्शन ये करता है, वाटर्स का एब्जॉर्प्शन करता है। फिल्ट्रेशन जो हमारा होता है, यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल से यहाँ पे फिल्टर हो गया। अब फिल्टर होने के बाद जो आता है उसको नाम दिया जाता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट में क्या होते हैं, वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे यूरिया भी प्रेजेंट होता है, सारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं। अब ये पूरा का पूरा क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। इस में से क्या होते हैं, जो वाटर प्रेजेंट होते हैं, वाटर को इस पीसीटी वाले पार्ट में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अंदर जितने भी साल्ट होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। सारी जो हमारे लिए यूजफुल चीजें हैं, सारी चीजों को क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके हेल्प से, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इस पीसीटी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो कि किस में हेल्प करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किसके रीअब्जॉर्प्शन में, यहाँ पे जितने भी क्या होते हैं, हम बात करें वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, या फिर हम बात करें साल्ट के रीअब्जॉर्प्शन में, ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। The membranes of these cells are facing the tubules lumen has numerous microvilli। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है, जैसा अभी हमने बताया। जो किसके लायक होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और ब्रश बॉर्डर
विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्या काम करते हैं ये, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, रीअब्जॉर्प्शन हो सके। नियर द basal surface the mitochondria are connected to allow the reabsorption of the salt by the active transport। यहाँ क्या होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके सरफेस पे अटैच होते हैं, इससे क्या है हमारा ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल या फिर क्या कहें हम बामन कैप्सूल है, बामन कैप्सूल के आगे जैसे हम बढ़ते हैं क्या ये वाला जो पार्ट होता है, इस जितने पार्ट को मैं कलर कर रहा हूं ये पार्ट पूरा क्या कहलाता है, हमारा पीसीटी कहलाता है। इस पीसीटी के अंदर ही क्या होते हैं हमारे ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम पाए जाते हैं, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम पाए जाते हैं। ये अगर सेल की बात करें तो किस सेल का बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का, किसका, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का, जो कि किस में हेल्प कर रहा है, जी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर पिन जो एक बार डिसेंड डाउन हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, असेंड डाउन हो रहा है, ये क्या इस पार्ट को नाम जाता है लूप ऑफ हेनले। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं यहां से लूप ऑफ हेनले से आगे बढ़े तो हमें एक और यहाँ पे क्वाइल्ड पार्ट दिखता है जिसको नाम दिया जाता है डीसीटी, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डीसीटी क्या काम करता है, ये भी रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो लूप ऑफ हेनले होता है ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, यूरिन को बनाने में हेल्प करता है, यूरिन में यूरिया के अमाउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे करता है, आगे हम जब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां पे आएगा। यहाँ पे आप अभी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहला हमारा क्या बामन कैप्सूल है, इस बामन कैप्सूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं, स्लिट लाइक पोर्स पाए जाते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे फिल्टर हो गया जो बना उसको नाम दिया फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ा तो आगे जाता है क्वाइल्ड पार्ट में, इस क्वाइल्ड पार्ट को बनाने का काम करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं और रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आगे आते हैं हम, आगे पाया जाता है लूप ऑफ हेनले जो कि यूरिन को कंसंट्रेट करने में काम करता है। फिर आगे हम जाते हैं, आगे हमारा आता है डीसीटी जो कि एक क्वाइल्ड पार्ट होता है, इसमें भी क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड यहाँ पे यूरिन को कंसंट्रेट, यहाँ पे यूरिया के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किया जाता है। ये आके हमारा जो डीसीडी हो जाता है एक कॉमन पाथवे में खुलता है। जितने भी क्या होते हैं यहाँ पे जितने भी नेफ्रॉन होते हैं वो सारे नेफ्रॉन का एक कॉमन पाथवे होता है, वो एक कॉमन पाथवे पे आके खुलते हैं जिनको नाम दिया जाता है, यहाँ पे नाम दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। सारे नेफ्रॉन आके कहां पे खुलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलते हैं। नियर द बेसोलेटरल सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसंट्रेटेड। यहां पे क्या होता है कि ये हमारा क्या है, पीसीटी है। अब इस पीसीटी का जो लेटरल सरफेस है, इस पीसीटी का लेटरल सरफेस है, इस लेटरल सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है लगे होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है साल्ट का वो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होता है। तो जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, और जितना ज्यादा एटीपी बनेगा उतना अच्छे से क्या हो पाएगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें ये कैसा होता है, इट स्टार्ट आफ्टर द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी के बाद स्टार्ट होता है। इट एंड बिफोर द डीसीटी, कहां पे एंड होता है, डीसीटी के पहले एंड होता है। और एक कैसा होता है, ये होता है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस हेयर पिन लाइक डिसेंडिंग लिम्ब टू फॉलोड बाय एन असेंडिंग लिम्ब। इसके अंदर क्या होते हैं, दो लिम्ब पाए जाते हैं। एक तो डिसेंडिंग लिम्ब होता है जो कि कहां से शुरू होता है, पीसीटी से शुरू होता है, और एक क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है। कहां पे खत्म होता है, जहां से डीसीडी शुरू होता है। तो यहाँ पे दो लूप पाए जाते हैं, एक डिसेंडिंग एंड एक असेंडिंग लूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है डीसीटी। डीसीटी की अगर हम बात करें, इसका फुल होता है
distal convoluted tubule, the ascending limb of Henle merge into the distal convoluted tubule। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा पीसीटी शुरू हुआ, पीसीटी हुआ, पीसीटी कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे पीसीटी जैसे ही खत्म हुआ उसका क्या शुरू हो गया, हमारा लूपा फैलने शुरू हो गया। अब ये जो लूपा फैलने है, यहाँ पे ये डिसेंडिंग लूपा फैलने है, ये असेंडिंग लूपा फैलने है। अब ये जो असेंडिंग लूपा फैलने होता है, एक जगह क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाने लगता है। इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, डीसीटी नाम दिया जाता है। इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये अगर इसके पूछे जाए इसके अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं, तो इसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। द डीसीटी आर डिफरेंट नेफ्रॉन ओपन इनटू द स्टेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या हो गया, हमारा डीसीटी हो गया। अब ये जो डीसीटी है, ये डीसीटी क्या होता है, एक कॉमन पाथवे पे खुलता है जिसको क्या नाम देता है, कलेक्टिंग डक्ट नाम दिया जाता है। क्या, कलेक्टिंग डक्ट नाम दिया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें, द कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन द मेडुलरी पिरामिड आर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स व्हिच ट्रांसफर थ्रू द मेडुला इनटू द पिरामिड। कहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, ये मेडुलरी पिरामिड में प्रेजेंट होता है। इन द पेपिला ऑफ द मेडुलरी पिरामिड सेवरल एडजेस्टेंट कलेक्टिंग डक्ट है converge to open into the common short and thick duct called duct of Bell। क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। अब इन मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो जगह होती है, इन मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको नाम देता है डक्ट ऑफ बर्नौली। डक्ट ऑफ बर्नौली। इसी में क्या होते हैं, जितने भी कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो आके खुलते हैं। यहाँ पे आके सारे कलेक्टिंग डक्ट खुल गए, इधर से भी आके जितने भी कलेक्टिंग डक्ट हैं सारे आके खुल गए। और ये डक्ट ऑफ बर्नौली कहाँ पे खुलता है, ये पेल्विक रीजन में खुलता है। तो यहाँ पे यूरिन क्या हो गया, आके सारा का सारा इकट्ठा हो गया। प्रेजेंट है इन दी पेपिला ऑफ मेडुला, का प्रेजेंट होता है, मेडुला पेपिलम प्रेजेंट होता है। डक्ट ऑफ बर्नौली देन ओपन एट द टिप ऑफ द पेप्लिन टू द पेल्विस। कहां पे ओपन हो जाता है, पेल्विस रीजन में आके ओपन हो जाता है। द मालफेगियन कार्प सेल्स पीसीटी एंड डीसीडी ऑफ द नेफ्रॉन आर द सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर द लूप ऑफ हेनले डीप इनटू दी मेडुला। कहां पे प्रेजेंट होता है, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, कंटेन में मालफेजियन कार्प सेल्स पीसीटी एंड डीसीटी, यहाँ पे क्या कौन सा प्रेजेंट होता है, पीसीटी एंड डीसीटी प्रेजेंट होते हैं। अगर वही रीनल मेडुला की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कंटेन लूप ऑफ हेनले मोस्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बर्नौली। किसको किसको प्रेजेंट करता है, ये लूप ऑफ हेनले को प्रेजेंट करता है और डक्ट ऑफ बर्नौली को प्रेजेंट करता है एंड डक्ट कलेक्टिंग डक्ट को प्रेजेंट करने का काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट को प्रेजेंट करने का काम करता है। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या अटेंड किया, सबसे पहले हमने देखा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, डिफरेंट एनिमल में क्या होते हैं, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, कौन कौन सा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उसमें हमने 3 देखा था, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड देखा था। जो अमोनिया होता है मोस्टली एक्वाटिक एनिमल के अंदर पाया जाता है, जो यूरिया होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर पाया जाता है, जो यूरिक एसिड होता है जो बर्ड के अंदर पाया जाता है। फिर हमने देखा था डिफरेंट एनिमल में कौन कौन से क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। फिर हमने देखा था कि ऑस्मोलाइटिक क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो कन्फर्मर कौन से एनिमल होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर कौन से एनिमल होते हैं। फिर हमने देखा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि ह्यूमन के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था किडनी की, फिर हमने यूरेटर की, यूरिनरी ब्लैडर की एंड यूरेथ्रा की। हमने बात किया था कि जो हमारे किडनी होते हैं, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी का वेट कितना होता है, उसका लेंथ कितना होता है, वेट कितना होता है, सारी चीजें हमने इस लेक्चर में बात कर ली। फिर हमने देखा था कि जो किडनी होते हैं, किडनी के अंदर
8 से 12 मेडुलरी पिरामिड होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके, किडनी के। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर की अगर हमने बात करी, जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, उसका डायमीटर 20 to 30 mm का होता है। फिर हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जो सबसे आउटर पार्ट, बाहर वाला पार्ट होता है, उसको नाम दिया था बामन कैप्सूल। वो आगे एक कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको नाम दिया था पीसीटी। पीसीटी आगे कंटिन्यू होता है एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको नाम दिया था लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे कंटिन्यू होता है डीसीटी में, जो कि एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम पीसीटी की बात करें, पीसीटी एक है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, जो कि हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन में, ग्लूकोज के, वाटर के, साल्ट के एंड मिनरल्स के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ है, इसमें हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के एंड एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितने भी डिजीज है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद रुद्र, उसको भी जाकर ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हम शाम को लाइव करते हैं, जितने भी चैप्टर कट यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमें लाइव लेक्चर में अटेंड करते हैं। तो शाम को 7 बजे आप लाइव आना ना भूलें, बायोलॉजी विद रुद्र हमारे चैनल पे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ज्यादा चैनल को शेयर करें, ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।